तो हाय ब्रेन, आपको स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आप लोग की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, लेकिन दोस्तों आज हम बायोलॉजी की चैप्टर 5 की, जिसका नाम है मानव भ्रूण परिवर्धन, बायोलॉजी क्लास 12, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दोस्तों इस चैप्टर से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसकी तैयारी आप लोग जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों सारा सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी की, जो आपका सारा टॉपिक है, ठीक है, सारे सब टॉपिक का सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का जो है क्वेश्चन वही लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप लोग बढ़िया से करना। हम आपको एक एक करके बताते हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, आपको आज समझ में आ जाएगा कि बायोलॉजी के जो चैप्टर 5 है मानव भ्रूण परिवर्धन, इसमें कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको तैयारी कर लेना दोस्त, ठीक है। अपना एक फेयर कॉपी बना लीजिए, अगर नहीं बनाया है तो अगर आप पहले से बनाए रहे हैं तो उसमें लिख लीजिए, ठीक है। और उसी में आप लोग को करना क्या है कि एक तरह से आप लोग चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, चैप्टर 4 का, चैप्टर 5 का सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लिखना है और लिखकर उसको अच्छी तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक एक करके बताते हैं और आप लोग वीडियो पूरा देखना, आज आपको समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, बहुविकल्पी जिसे कहते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें सभी बहुविकल्पी आपको इंपॉर्टेंट ही मिलेगा और इसकी तैयारी आप लोग कर लेना, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है कि आपको 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है ना, तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर के रहता है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो इसका जो मैं लेकर आया हूँ आप लोग को बहुविकल्पी इस चैप्टर से, उसकी तैयारी आप लोग बढ़िया से कर लेना, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि जीव विज्ञान की किस शाखा में भ्रूण के परिवर्धन तथा आनुवांशिक नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का है। जो क्वेश्चन हमारा पहला है कि ए वो होता है अनुवांशिकी में, दूसरा आता है बी वो होता है परिस्थिति में, और तीसरा आता है सी वो होता है परिवर्धन जीव विज्ञान में, और चौथा हमारा आता है डी वो होता है औद्योगिकी में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या है, परिवर्धन जीव विज्ञान में, ठीक है। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, ठीक है। इसका पहला हमारा क्या आता है, ए अंडाशय में, दूसरा आता है बी अंडवाहिनी में, तीसरा आता है सी गर्भाशय में, और चौथा आता है डी योनि में। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा है अंडवाहिनी में, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या है, अंडवाहिनी में। इसकी तैयारी आप लोग बिल्कुल करना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, यहाँ पर देखिए, द्विगुणित गुणसूत्र किसमें मिलते हैं। द्विगुणित गुणसूत्र किसमें मिलते हैं, सबसे पहला हमारा आता है ए जो होता है जीवाणु में, दूसरा आता है बी होता है अमीबा में, तीसरा आता है सी यू होता है युग्मनज में, और चौथा हमारा आता है डी होता है अंडाणु में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा युग्मनज में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, मनुष्य में अपरा का प्रकार है, मतलब मनुष्य में अपरा का प्रकार किसमें है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे मनुष्य में अपरा का प्रकार जो होता है वो होता है, सबसे पहले हमारा इसमें आता है कि हीमोकोरियल में, दूसरा आता है बी होता है मीटाडीएक्साइड में, और तीसरा आता है सी ए और बी दोनों में, और चौथा हमारा आता है इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपको कभी कभी दोस्तों आपको क्वेश्चन थोड़ा बझा कर दे देता है एग्जाम में, तो आपको इसमें समझना ये है कि अगर आपको यहाँ पर दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो आपको घबराने बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये भी सही हो जाता है, और जैसे यहाँ पर होता है, यहाँ पर लिखा है कि दोनों ए और बी दोनों, तो कभी कभी क्या होता है तो दोनों सही हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है तो दोस्तों ए और बी दोनों, मतलब हीमोकोरियल और मेटाइड स्काइडल, ये दोनों आंसर सही है इसका। मनुष्य में अपरा का प्रकार होता है इसके द्वारा, हीमोकोरियल द्वारा और मेटाइड स्काइडल द्वारा, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब मैं आपको 5वां नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, उसको आप लोग देखिए। 5वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा आता है कि स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहला हमारा सेक्शन ए आता है कि मोरुला अवस्था में, दूसरा सेक्शन बी आता है हमारा ब्लास्टुला अवस्था में, तीसरा सेक्शन सी आता है गैस्टुला अवस्था में, और चौथा सेक्शन डी आता है हमारा नेरुला अवस्था में। इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या है, ब्लास्टुला अवस्था में, ठीक है। एक एक करके आपको समझा रहा हूँ दोस्त, बढ़िया तरीके से इसको लिख लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुविकल्पी, इसमें से आपको मैं सच्ची बता दूँ, आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप लोग बिल्कुल कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर 6, तांत्रिका तंत्र विकसित होता है किसके द्वारा। यहाँ पर देखिए, सेक्शन ए हमारा आता है कि मध्य जनन स्तरों से, सेक्शन बी हमारा आता है ब्राह्मण जनन स्तरों से,
सेक्शन सी आता है मध्य अंत जनन स्तर से, सेक्शन डी आता है अंत जनन स्तर से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है बाह्य जनन स्तरों से। ठीक है, ये भी आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि शुक्राणु के निषेचन से पूर्व योग्य होने की घटना क्या है। तो सबसे पहला हमारा आता है कि ए मैथुन से, दूसरा आता है समर्थक धारिता से, सी हमारा आता है शुक्राणु के मध्य भाग से, और डी आता है अंडाणु में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों समर्थक धारिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है नंबर 8, निषेचन का महत्व क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निषेचन का महत्व क्या है। गुणसूत्रों को त्रिगुणित करता है, गुणसूत्रों को अगुणित करता है, और गुणसूत्रों को नष्ट करता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब दोस्तों निषेचन का महत्व है गुणसूत्रों को नष्ट कर देना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि निषेचन का महत्व क्या है, तो आप लोग बताना क्या कि गुणसूत्रों को नष्ट कर देना, यही निषेचन का महत्व है। तो आपका ये राइट आंसर सेक्शन सी है। अब मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, वो हमारा अति लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, जिसमें आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का ही मिलेगा। ठीक है, तो उसकी तैयारी बढ़िया कर लेना, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ये दोस्तों आता है हमारा कि शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शुक्राणु में आपको लिखना पड़ेगा परिभाषा। इस पर आपको टिप्पणी भी पूछ सकता है कि शुक्राणु में एक्रोसोम का टिप्पणी लिखिए, या आपको पूछ सकता है कि शुक्राणु में एक्रोसोम का परिभाषित कीजिए। किसी भी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, एग्जाम में गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, शुक्राणु का एक्रोसोम का महत्व। आपको हेडिंग डालना होगा, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से। इसकी तैयारी कर लेना, याद कर लेना दोस्तों, कई बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि आपको अगर याद नहीं रहेगा और इसको अगर पढ़कर समझ लोगे तो फिर भी आप परीक्षा में बनाकर भी लिख सकते हो, है ना। बनाने का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन को कई बार पढ़ चुके हो, वो आपको बढ़िया तरीके से याद नहीं है, फिर भी उसे आपको अगर समझदारी है, आप समझ रहे हो क्वेश्चन को, तो आप बनाकर लिख सकते हो अपने अनुसार। तो टीचर को लगेगा कि लड़का सही लिखा है, स्टूडेंट सही लिखा है, तो नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे होगा कि शुक्राणु में एक्रोसोम में हाइड्रोलोरिनिडेज, हाइलोरोनिजेट एवं न्यूरीमिनेजेज नामक एंजाइम का स्रावण होता है, जो अंडाणु की बाह्य भित्ति में उपस्थित कोरोना एडिएटा तथा जोना फेलुसिडा को द्विगुणित करके शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेशित करता है। तो ये होगा आपका क्या, शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है, तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कोरपुटी निर्माण के समय भ्रूण पोषण किस प्रकार लेता है। कोरपुटी निर्माण के समय भ्रूण पोषण किस प्रकार लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोरपुटी के निर्माण के समय भ्रूण पोषण किस प्रकार लेता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दोस्त कि भ्रूण गर्भाशय की गृह में सावृत ग्लाइकोजन थिक्त तरल पदार्थों का अवशोषण करके पोषण प्राप्त करते हैं, इसे गर्भाशयी दुग्ध कहते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि रावण की कोशिकाएं किसे कहते हैं। क्या, रबड़, जो रबड़ होता है। ठीक है, रबड़ का कोशिकाएं किसे कहते हैं। यहाँ पर गलती हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको लिखना पड़ेगा कि भ्रूण बीज के ऊपर पाई जाने वाली पोषक कोरक कोशिकाएं रावण की कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, इतना भी आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भ्रूण का रोपण किस प्रकार होता है। यहाँ पर देखिए कि आपको लिखना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा उसमें लिख कर कि भ्रूण पोषण किस प्रकार होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पोषक कोरक स्तर की कोशिकाएं गर्भाशय की भित्ति के संपर्क में आकर लाइटिक एंजाइम सावृत्ति करती है तथा उन्हें नष्ट कर उनका भ्रषण करने लगती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया भ्रूण का रोपण किस प्रकार होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भ्रूण का रोपण किस प्रकार होता है, तो आपको सिंपली इसी तरह लिखना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 13वां नंबर देखते हैं। 12वां में आपको इतना आगे और लिखना पड़ेगा दोस्तों, जिसमें भ्रूण पूर्ण रूप से गर्भाशय के आंतरिक स्तर से जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है मानव माता के दुग्ध में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें आपको पदार्थ के बारे में पूछा है दोस्त कि माता के दुग्ध में
कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। तो बायोलॉजी है दोस्त, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि मानव दूध में प्रोटीन केसीन एवं लेक्टल ब्यूमेन वासा शर्करा लेक्टोस विटामिन खनिज लवण तथा जल होता है। इसमें विटामिन सी तथा लौह की बहुत कम मात्रा होती है। जो विटामिन सी होती है वो माता के दुग्ध में विटामिन सी बहुत कम मात्रा होती है, ठीक है। तो आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि माता जो बच्चे जो शिशु होते हैं वो जो माता के दूध पीते हैं तो उनके जो दूध में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो होता है कि दोस्त प्रोटीन, यहाँ पर देखिए दुग्ध में प्रोटीन केसीन एवं लेक्टन ब्यूमेन वासा शर्करा लेक्टोस विटामिन खनिज लवण तथा जल होता है, ठीक है। इसमें आपको विटामिन सी तथा लौह की बहुत कम मात्रा होगी। लौह की और विटामिन सी की आपको इसमें बहुत कम मात्रा दिखने को मिलेगा जब आप रिसर्च करेंगे तब, वैसे तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है तब जाकर यहाँ पर क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्त, समझ में आया ना। इसी तरह आपको सब नॉलेज जो मिलता है वो सब रिसर्च करने के बाद ही नॉलेज को पता चलता है ना। आगे चलती है दोस्त, यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है कि गैस्ट्रुला भवन किसे कहते हैं। गैस्ट्रुला भवन किसे कहते हैं, इसको आपको लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपका दोस्तों 4 नंबर में तो नहीं लेकिन 5 नंबर में दे सकता है और 3 नंबर में दे सकता है, क्योंकि 4 नंबर में क्वेश्चन दोस्तों बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे आपको बायोलॉजी हो चाहे वो फिजिक्स हो, ठीक है। आपको 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है परीक्षा में। जब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो होता है बायोलॉजी में 3 नंबर 2 नंबर का, ठीक है। और फिजिक्स अगर बात की जाए तो फिजिक्स में भी वही उसी तरह आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा। और अगर 5 नंबर की बात करें दोस्तों तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन, और अगर ओवर बताकर हम बोले तो 3 क्वेश्चन, है ना। तो 3 क्वेश्चन 5 नंबर का जो होता है वो 3 क्वेश्चन दे देता है कभी कभी। लेकिन अगर आप ज़्यादा 2020 अगर पेपर उठाकर 2024-23 तक देखेंगे 3 साल का मात्र, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा पेपर में तो आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन मतलब 15 नंबर बन जाता है ना। तो 15 नंबर का क्वेश्चन 5-5 नंबर नहीं देता, ज़्यादा करके आपको 3 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन देता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि गैस्ट्रुला भवन किसे कहते हैं, इसको आपको मैं बता दिया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गैस्ट्रुला भवन किसे कहते हैं, ना। यहाँ पर देखिए लिखना पड़ेगा दोस्तों आपको कि दूसरे सप्ताह के अंत तक भ्रूण वितरित रहता है। तीसरे सप्ताह की भ्रूण प्रक्रिया जीन जनन स्तरों की स्थापना होती है। अंत कोरक पुट्टी की प्रक्रिया गैस्ट्रुला भवन कहलाती है तथा इसमें बने त्रितड़ी रूप भ्रूण को गैस्ट्रुला कहते हैं। तो आपको अगर आपसे पूछ लिया गैस्ट्रुला भवन के बारे में, आपसे पूछ लिया कि गैस्ट्रुला भवन पर टिप्पणी लिखिए, या आपसे ये भी पूछ लिया कि गैस्ट्रुला भवन को परिभाषित कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन दोस्तों कई प्रकार से पूछ लिया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा आंसर तो एक ही रहेगा, बट उसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन जो होता है वो कई प्रकार से पूछ लिया जाता है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो आपको बढ़ा चढ़ाकर क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया जाता है ताकि बच्चे थोड़ा फंसे, और फंसने के बाद जब बच्चे दिमाग लगाएंगे तब उनका दिमाग भी तेज होगा और परीक्षा में अच्छा नंबर भी लेकर आएंगे, है ना। इसीलिए आपसे बता रहा हूँ। तो परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दे दिया जाता है ताकि बच्चों को थोड़ा समझदारी से काम किया जाए, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। ये था हमारा 14 क्वेश्चन, और वीडियो में दोस्तों जितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ इसमें आपको बहुविकल्पित से लेकर अति लघु उत्तरीय प्रश्न तक मैं गारंटी कहता हूँ आपको दोस्तों, इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि जब पेपर बनता है ना तो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन आपको 13, 14, 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर ओवर बात की जाए तो 15-16 क्वेश्चन मान लो, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और 15-16 क्वेश्चन में आपका कोई क्वेश्चन 3 नंबर का, कोई 5 नंबर का, कोई 2 नंबर, कोई 1 नंबर का। इसी तरह आपको क्वेश्चन सारा क्वेश्चन आपका 70 नंबर का पेपर बन जाता है, राइट। तो 70 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन होता है सिर्फ होता है 17-18 क्वेश्चन, बस ओवर बात करें तो 17-18 क्वेश्चन दोस्तों अगर एक चैप्टर से लिया जाए तो एक चैप्टर से 17-18 क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाता, क्योंकि बच्चे सब्जेक्ट जो होता है ना, हर एक सब्जेक्ट जो टॉपिक होता है हर एक टॉपिक की पढ़ाई करते हैं। वो सोचते हैं कि हर एक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को पढ़ लो, क्या पता यही आ जाए, है ना। तो जो कॉपी जो पेपर बनाते हैं वो क्या करते हैं,
वो हर एक टॉपिक से इम्पोर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन उठाते हैं। तो आप लोग को कोई भी टीचर आपसे बोलेगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना ज़्यादा रहता है ना। तो आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए। बाकी हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से मैं मोटिवेट होता रहता हूँ, आपको वीडियो बनाता रहता हूँ आपके लिए, और बेहतरीन मैं क्वेश्चन आपको लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खोज कर लाकर आपको दिखाता हूँ दोस्त। तो आप लोग तैयारी दोस्त जमा करिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है अब, है ना। नवंबर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर और जनवरी है। और जनवरी में अगर हम बात करें दोस्त, तो जनवरी जो होती है हमारा क्वेश्चन को सिर्फ रिवीजन करने का मौका मिलता है बस। आप नए क्वेश्चन को याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नए याद करोगे, पुराना वाला भूल जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपका जनवरी लग नहीं जाता तब तक आप जितना क्वेश्चन पाइए इम्पोर्टेंट आप लोग याद करिए, समझिए, पढ़िए, कई बार उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ताकि आपका जब जनवरी आ जाए तो उसमें आपको क्या करना है कि रिवीजन करना ज़्यादा, क्योंकि आप जैसे जैसे क्वेश्चन को रिवीजन करते रहोगे, ठीक है, उसी तरह आपके माइंड सेट में वो बना रहेगा। तो आप लोग अगर क्वेश्चन को रिवीजन नहीं करोगे तो शायद वो भूल सकता है, ठीक है। तो मैं जितना क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी तैयारी बढ़िया कीजिए और याद कीजिए और रिवीजन करते रहिए दोस्त, ठीक है। बाकी दोस्तों चैनल हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जो भी आपके यार दोस्त हैं उनके पास वीडियो जरूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं दोस्त नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।